नमस्कार साथियों, इंडियन इकोनॉमी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे भारत की राष्ट्रीय आय के बारे में, नेशनल इनकम के बारे में। तो ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है एक कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, समझने वाला टॉपिक है। और एक बार जब बेसिक क्लियर हो जाते हैं, चीज़ें समझ में आ जाती है तो हमेशा के लिए आपके काम आएगी। तो राष्ट्रीय आय क्या होती है, उसकी गणना कैसे की जाती है और किस टाइप से मतलब इससे क्वेश्चन बनते हैं, वो आज अपन इस क्लास में सब जानेंगे। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और नेशनल इनकम के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अपन राष्ट्रीय आय का अर्थ और परिभाषा जानते हैं कि नेशनल आय होती क्या है, राष्ट्रीय आय होती क्या है और इसकी क्यों जरूरी है इसको जानना, या इसका क्या महत्व है। तो राष्ट्रीय आय का अर्थ और परिभाषा को देखते हैं। सबसे पहले कोई भी देश होता है, उसकी जो अर्थव्यवस्था होती है उसमें जितने भी लोग हैं वो सब कुछ न कुछ काम या कोई सर्विस है, इस टाइप का कोई काम जरूर करते हैं। तो उन लोगों का मतलब टोटल है मिलाकर के जितना भी आउटपुट आएगा साल भर में, उसको अपन एक तरह से क्या जानेंगे, राष्ट्रीय आय। एक सामान्य सिंपल परिभाषा के रूप में देखें तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था, कोई भी देश होगा उसकी अर्थव्यवस्था होगी, उस अर्थव्यवस्था में, उस देश की अर्थव्यवस्था में जैसे कोई भारत की इकोनॉमी है तो उस अर्थव्यवस्था में एक वित्त वर्ष भी होता है ना, क्योंकि गणना कर रहे हैं तो कोई एक पर्टिकुलर टाइम तो होना चाहिए। तो वित्त वर्ष की जो अवधि है, ऐसा है ना, कोई वित्त वर्ष होगा। जैसे अपने यहाँ पे वित्त वर्ष होता है वो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च का हुआ करता है। तो ये जो टाइम पीरियड है, ये जो अवधि है, इस दौरान में जितना उत्पादन होगा उसको इसमें काउंट करेंगे। तो सबसे पहले अपन इसका अर्थ जानने का प्रयास कर रहे हैं, उसके बाद में इसकी परिभाषा में शब्दों में पिरोएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। प्रवीण वर्मा जी, मिस्टर डीजे, रिंकी चौरसिया जी, शेखर सलोनिया जी, वेरी गुड आफ्टरनून, वेलकम। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कोई भी अर्थव्यवस्था है उसमें एक वित्त वर्ष अर्थात कोई अवधि, एक फिक्स अवधि होगी, मतलब टाइम पीरियड होगा, उसके दौरान है ना, एक पर्टिकुलर अवधि वित्त वर्ष के दौरान है ना, जितनी भी मतलब वस्तुएं अंतिम है ना, एक तरह से अंतिम वस्तुएं और सेवाएं जो भी उत्पादित हुई है, और सेवाएं जो साल भर में मतलब उत्पादित हुए हैं, सेवाएं जो उत्पादित की गई है, जिनका प्रोडक्शन हुआ है ना, तो वित्त वर्ष के दौरान अंतिम वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित हुई है कुल, है ना, उत्पादित हुई है कुल, उनका मौद्रिक मूल्य, उनका कुल मौद्रिक मूल्य है ना, तो उनका मुद्रा में मापन के रूप में मूल्य जो बनेगा वो क्या कहलाएगा, वो राष्ट्रीय आय कहलाएगा। उनका मौद्रिक मूल्य होगा, है ना, मॉनेटरी वैल्यू जो होगा, मौद्रिक मूल्य होगा, उसका योग जो है, उसका योग जो है टोटल है, उसका जो योग है वो क्या कहलाएगा, नेशनल इनकम कहलाएगा, राष्ट्रीय आय कहलाएगा, किसी देश की राष्ट्रीय आय कहलाएगा, है ना। और ये भी उस देश की अर्थव्यवस्था में, अर्थात उस देश की सीमा के अंतर, है ना, सीमा है, उसकी सीमा बाउंड्री है ना, उसकी सीमाओं के अंदर जो लोग रहते हैं उनमें मतलब एक तरह से काम करने वाले जितने भी लोग हैं, अर्थव्यवस्था है। तो जैसे भारत की बात करें तो भारत में रहने वाले लोगों के द्वारा एक वित्त वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुएं और सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य है उसको अपन किसके रूप में जानेंगे, राष्ट्रीय आय के रूप में जानेंगे। अब इसको अगर परिभाषा के रूप में देखें तो एक वित्त वर्ष किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में, एक वित्त वर्ष अर्थात एक निश्चित अवधि है ना, एक निश्चित अवधि, इसको अपन ऐसा भी कह सकते हैं एक साल भर में वहां के लोगों के द्वारा है ना उत्पादित अंतिम मतलब उत्पादित कुल जितनी भी वस्तुएं हैं प्लस सेवाएं हैं उनका अंतिम होनी चाहिए वो, मतलब जैसे कोई चीज आपने बनाई, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने मान लीजिएगा आपने कोई ऐसी कोई वस्तु बनाई जिसका बाद में रीयूज हो रहा है, दोबारा मतलब आगे वो एज ए रॉ मटेरियल कहीं और काम में आ रही, तो अंतिम रूप से जो वस्तु बनेगी उसका मौद्रिक मूल्य है वो इसमें जोड़ा जाएगा। तो साल भर में, वित्त वर्ष में अर्थात पर्टिकुलर अवधि में किसी अर्थव्यवस्था में एक तरह से मतलब जितनी भी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित होती है उनका जो अंतिम मौद्रिक मूल्य होता है, अंतिम मौद्रिक मूल्य होता है, उसको अपन, उसका जो योग होगा उसको राष्ट्रीय आय के रूप में जानेंगे। ये एक तरह से आप सिंपल वे में ऐसे समझिए कि जितना भी मतलब अर्थव्यवस्था है, देश के जितने भी लोग हैं वो जो भी काम कर रहे हैं, इनसे जितनी भी सेवाएं या वस्तुएं उत्पादित होती है उनका जो मूल्य निकल करके आएगा वो राष्ट्रीय आय कहलाएगा, है ना, वो जीडीपी या राष्ट्रीय आय के रूप में अपन इसको जानेंगे। सुनीता जी, विपिन यादव जी, अंशु दुबे जी, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो
राष्ट्रीय आय का एक सिंपल सा अर्थ या परिभाषा के रूप में अब इसकी जरूरत क्या पड़ती है, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है अपन को कि ये राष्ट्रीय आय है उसको अपन देखें। तो इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि ये सब जब डाटा आ जाता है पता चल जाता है कि इतना सब कुछ अपन को, तो अपन को एक तो क्या पता चलता है, जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, क्यों जरूरी है, इसका महत्व क्या है, क्यों इसकी गणना वगैरह करते हैं, क्यों पता करें। तो एक तो इकोनॉमी जो है, किसी भी देश की इकोनॉमी है उसका प्रदर्शन कैसा रहा, उसका आर्थिक जो निष्पादन है, भाई आर्थिक विकास महत्वपूर्ण होता है, तो आर्थिक निष्पादन है, साल भर में निष्पादन है वो कैसा रहा उसके बारे में पता चल जाता है। अब अपने यहाँ पे वित्त वर्ष होता है, कई बार वो भी पूछ लिया जाता है, तो वो आपके 1 अप्रैल से माना जाता है ना, 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का जो टाइम पीरियड होता है अपने यहाँ पे वो वित्त वर्ष के रूप में है ना। तो अपने यहाँ पे गणना करेंगे इन सब चीज़ों की, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की जो अवधि है उस दौरान गणना करेंगे। तो आर्थिक निष्पादन अर्थात हमने किस प्रकार से आर्थिक विकास किया है वो पता चलता है इसके माध्यम से। इससे हमें तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं, है ना, इससे हम दूसरे देशों के साथ में तुलना कर सकते हैं राष्ट्रीय आय के माध्यम से कि भाई दूसरे देशों से हमारी अर्थव्यवस्था है या हमारे देश की कंडीशन है वो किस प्रकार से, तुलनात्मक अध्ययन हो जाता है ना। इसके माध्यम से जो आंकड़े प्राप्त होते हैं, जो डेटा प्राप्त होते हैं उसके माध्यम से हम कुछ नीति बना सकते हैं, है ना, कुछ नीति है वो बना सकते हैं, नीतियों का निर्माण कर सकते हैं, नीति निर्माण कर सकते हैं, है ना, कुछ कार्यक्रम है उसके बारे में मतलब प्लान कर सकते हैं, है ना, सरकार को मतलब एक तरह से नीति निर्माण में हेल्प मिलती है इसके माध्यम से। साथ ही साथ हमें मतलब आगे फ्यूचर के हिसाब से, भविष्य के हिसाब से कोई नीतियों में परिवर्तन करना है ना, भविष्य के हिसाब से कुछ और रूपरेखा है वो बना सकते हैं, आगे के हिसाब से पता चल जाता है कि हमें इस टाइप से आगे बढ़ना है तो वो रूपरेखा बना सकते हैं। तो इसके माध्यम से एक तरह से हमें बहुत सारी चीज़ें किसके माध्यम से, राष्ट्रीय आय के माध्यम से ये पता चलते हैं। राष्ट्रीय आय के जो आंकड़े आते हैं उसके माध्यम से हम इस टाइप की चीज़ें हैं वो कर सकते हैं कि देश किस प्रकार आगे बढ़ रहा है, आर्थिक गतिविधियाँ किस प्रकार संपादित हो रही है, उसका आउटपुट क्या है, निष्पादन कैसा रहा है, दूसरे देशों से हम तुलना कर सकते हैं, आंकड़े प्राप्त होते हैं उसके माध्यम से हम नीति निर्माण में उनका उपयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ हमें फ्यूचर के हिसाब से कि किस हिसाब से हमें आगे बढ़ना है वो भी पता लगता है। तो राष्ट्रीय आय का जो गणना है उसकी महत्व हो जाता है एक अर्थव्यवस्था के लिए, देश के लिए। जितेंद्र कुमार जी, सुमित्रा जी, वेरी गुड आफ्टरनून, राधे राधे, वेलकम। तो राष्ट्रीय आय क्या है ये अपन ने एक सिंपल वे में जाना। अब राष्ट्रीय आय से संबंधित कुछ अवधारणाएं हैं वो कई बार कन्फ्यूजन करती है स्टूडेंट को जनरली। तो ये टॉपिक बेसिकली क्या है, पूरा का पूरा एक अवधारणात्मक के कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। तो अपन बिल्कुल सिंपल वे में, सिंपल तरीके से, है ना, इन सब चीज़ों को ब्रीफली देख लेते हैं, समझ लेते हैं। एक समझ आप लोगों की होनी चाहिए कि जीडीपी क्या है ना, जीएनपी क्या है, राष्ट्रीय आय क्या है, प्रति व्यक्ति आय क्या है ना, एनडीपी क्या है या एनएनपी क्या है, वो सब चीज़ें आज की क्लास में अपन कंप्लीट कर लेते हैं। तो सबसे पहले जीडीपी राष्ट्रीय आय क्या है ये अपन जान चुके हैं। अब अपन जानेंगे जीडीपी का फुल फॉर्म है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। तो सकल घरेलू उत्पाद, एक देश की सीमा के भीतर अर्थात देश की अर्थव्यवस्था होती है, तो उस अर्थव्यवस्था के भीतर एक वित्तीय वर्ष में, है ना, उत्पादित कुल वस्तुओं और सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य है वो जीडीपी कहलाएगा। जैसे कोई भी अर्थव्यवस्था है उसमें खूब सारे लोग हैं, काम करते हैं, है ना, तो बहुत सारी सेवाएं उत्पादित होती है, वस्तुएं उत्पादित होती है, तो उसकी जीडीपी की गणना इस टाइप से करेंगे। जीडीपी में क्या क्या आएगा, एक देश की, है ना, देश की सीमा के भीतर अर्थव्यवस्था अर्थात तो उसकी जो सीमा है उसके अंदर जितने भी लोग हैं वो एक वित्त वर्ष में जो भी मतलब एक तरह से वस्तु सेवाएं उत्पादित करते हैं उसका मौद्रिक मूल्य, है ना, उनका जो मौद्रिक मूल्य है अर्थात उसको अपन जैसे सेल करें या बेचे तो जो मूल्य प्राप्त होगा उसकी बात की जा रही है। तो उनका जो मौद्रिक मूल्य है वो क्या कहलाएगा, जीडीपी कहलाएगा। अब इसमें देखिए, इसमें ध्यान दीजिएगा, जब जीडीपी की हम गणना करते हैं, कहीं पर जीडीपी की गणना करते हैं, तब देखिए भारत, जैसे भारत की बात करें, जीडीपी भारत की बात करें, तो भारत की जीडीपी की गणना करते समय क्या होगा, क्या लिखा हुआ है, किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर। यहाँ पे भारतीय नागरिक है वो भी काम कर रहे हैं, कोई विदेशी भी यहाँ काम कर सकता है, हो सकता है उत्पादन कर रहा हो, कोई विदेशी भी तो यहाँ पे काम कर सकता है। तो यहाँ पे भारतीयों की प्लस विदेशी दोनों की जो
मतलब आय है या जो भी मतलब उनका एक तरह से उत्पादन है, जो भी उन्होंने प्रोडक्शन किया है वो सब इसमें शामिल होगा, वो इसमें शामिल होगा। तो ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं। वित्तीय मतलब पैसे से लेन देन, वित्तीय वर्ष का मतलब पैसों का, है ना, लेन देन, जो भी जिस चीज का मतलब फाइनेंस से रिलेशन है जिसका, वो सब वित्तीय हो जाएगा आपका, है ना। तो इसमें विदेशी भी शामिल हो सकता है। कोई विदेशी, मान लीजिएगा यहाँ पे इंडिया में कोई कंपनी चला रहा है, तो उसमें जितना प्रोडक्शन किया वो भी जीडीपी में शामिल होगा। तो जीडीपी का आकार तो बड़ा होता है ना। सकल का मतलब सारे, टोटल। आप जैसे परिवार में 20 लोग हैं मान लीजिएगा या 10 लोग हैं, तो एक साथ बोला जाता है ना कंबाइंड सारे, तो वो सकल का मतलब है सारे, सबका मिला करके। सकल का मतलब कुल योग। तो इसमें देखो सकल का मतलब ही ग्रोस, है ना, मतलब सारे के सारे जितने भी है वो सब शामिल होंगे। अब विदेश का कोई आदमी यहाँ पे मान लीजिएगा काम कर रहा है, इंडिया में काम कर रहा है, उसने कोई प्रोडक्शन किया, तो वो पैसा यहाँ थोड़ी रखेगा, वो तो कहीं ना कहीं पैसा लास्ट में तो निकाल करके अपने देश में ले जाएगा। अपने लोग भी तो बाहर रहते हैं, विदेश में रहते हैं, भारतीय भी तो खूब सारे खाड़ी देशों में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, वहां से वो क्या करते हैं, उनके बाकी परिवार के लोग तो यहाँ पे रहते हैं इंडिया में, लेकिन बाहर रह रहा है, वो काम कर रहा है, वो क्या कर रहा है, पैसा यहाँ भेज देता है इंडिया में। तो वैसे ही यहाँ विदेश का कोई आदमी रह रहा है, तो वो यहाँ से पैसा बाहर भेजेगा कि नहीं भेजेगा। तो आकार इस हिसाब से बड़ा दिखेगा, लेकिन ये रियलिटी नहीं दिखाता है। किसी भी अर्थव्यवस्था की जो रियल वास्तविक स्थिति है उसको ये नहीं दिखाता है। तो इसमें आगे अपन बढ़ेंगे तब पता चलेगा रियल स्थिति कौन सा दिखाता है। तो जीडीपी का मतलब है देश की अर्थव्यवस्था में, अर्थात जैसे इंडिया है, तो इंडिया में जितने भी लोग रहते हैं, मान लीजिएगा जितने भी लोग रहते, चाहे वो भारत का हो, कोई भारतीय मतलब भारतीय नागरिक हो, चाहे वो कोई मान लीजिएगा कोई विदेशी नागरिक हो, अब ये सभी मिलकर के क्या कर रहे हैं, सब मिलकर के जितनी भी आय होगी इनकी, इन्होंने जितना भी उत्पादन किया साल भर में, वो क्या कहलाएगा, वो जीडीपी के रूप में माना जाएगा। तो देख क्या लिखा है, देश की घरेलू सीमा के भीतर, मतलब इस बाउंड्री के अंदर जितने भी लोग हैं, चाहे वो विदेशी हो चाहे भारतीय हो, इन्होंने जितना साल भर में जो भी एक तरह से वस्तु या सेवा, कोई डॉक्टर है मान लीजिएगा इंडिया में प्रैक्टिस कर रहा है, तो वो भी तो सेवा दे रहा है ना, पैसा ले रहा है, उसके जेब में पैसा जा रहा है, तो वो पैसा भी काउंट होगा, किसमें, जीडीपी में काउंट होगा। तो इसमें मतलब ये नहीं देखा जाता है, अब यहां से, है ना, ये नहीं देखा जाता है कि कोई बाहर का है या यहाँ, मतलब देश की सीमा के अंदर कोई काम कर रहा है, वित्त वर्ष में जितना भी प्रोडक्शन उन लोगों ने किया है, तो उन चीजों का जो मौद्रिक मूल्य है वो क्या कहलाएगा, जीडीपी कहलाएगा। अब जीडीपी के बाद में दूसरा जो कॉन्सेप्ट है, दूसरी जो अवधारणा है वो है एनडीपी। जीडीपी मतलब ग्रोस हो गया, सकल हो गया। सकल में से, सकल में तो अब जैसे विदेशी वगैरह है तो विदेश वाला निकालना पड़ेगा ना अपन को, और रियलिटी और वास्तविक आंकड़े प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये पैसा कमा रहा है विदेश का कोई आदमी, यहाँ पे कुछ कर रहा है, जरूरी थोड़ी वो पैसा यहीं रखेगा, वो बाहर भी तो भेज सकता है, अपने परिवार के लोगों को भेज सकता है ना। तो इसको अपन को क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ भारतीय भी है, खूब सारे दूसरे देशों में रहते हैं, वो भी यहाँ पैसा भेजते हैं, वो इसमें काउंट नहीं हुआ, वो पैसा इसमें काउंट नहीं हुआ। तो भारत से जो पैसा बाहर से आ रहा है वो तो अपन को ऐड करना पड़ेगा। यहां से जो पैसा कोई मान लीजिएगा कोई, है ना, कोई भी चीज है जो यहाँ विदेशी है वो बाहर भेज रहा है, तो वो अपन को निकालना पड़ेगा, है ना, तब जाकर के रियल चीज मिलेगी अपन को। तो अगला जो कॉन्सेप्ट है वो एनडीपी है ना। एनडीपी का मतलब है नेट, मतलब इसमें से जब घटा लेंगे इस टाइप की चीजें, तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन, अर्थात शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त हो जाएगा, शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त हो जाएगा। अब जीडीपी क्या है ये अपन जान चुके हैं कि जीडीपी क्या है, उसमें मूल्यह्रास, साल भर में जो मूल्यह्रास प्राप्त हो गया, जो घिसावट होगी, मूल्यह्रास का मतलब है घिसावट, उससे अपन को मूल्यह्रास को घटा देंगे, मूल्यह्रास को घटा देंगे। जैसे कोई मशीनरी थी, मान लीजिएगा कोई मशीन बनी, है ना, कोई मशीन आपने बनाई या कोई आपने कार बनाई, मान लीजिएगा कोई मशीन बनाई या आपने कोई एक कार बनाई जिसका वैल्यू 10 लाख रुपए था, है ना, कोई कार आपने निर्माण की, उसका 10 लाख रुपए की वैल्यू थी उस दौरान, जब 10 लाख रुपए की कार आपने बनाई, लेकिन एक साल बाद में क्या हुआ, वही कार क्या होती है, वो मान लीजिएगा 8 लाख की हो गई, वही कार क्या है, अब वो कार है वो 8 लाख की हो गई अगले साल में, 2 लाख रुपए क्या हुआ, उसमें मूल्यह्रास हो गया, 2 लाख जो ये कम हुआ है वो क्या है, वो मूल्यह्रास है। तो पहली बार में अपन ने जब निर्माण किया तब तो उसका
10 लाख रुपए थी वो जोड़ा, लेकिन अगले साल वही 10 लाख थोड़ी जोड़ेंगे, उसका नहीं जोड़ सकते, जाहिर सी बात है। अब वो कितने की बची है, वो एक तरह से मूल्यह्रास हो गया उसका, कोई चीज़ है तो मूल्यह्रास हो गया। ऐसे ही किसी मशीनरी जो कि आपने मान लीजिएगा बनाई या आपने खरीदी है ना, तो उसका जो वैल्यू था अब वो वैल्यू नहीं है, कब हो गया उसका, अगले साल तक। तो जीडीपी में से अपन क्या करेंगे, मूल्यह्रास को घटाएंगे तो अपन को क्या प्राप्त होगा, ये यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, टाइपिंग मिस्टेक, एनपीडी नहीं एनडीपी हो जाएगा, है ना, एनडीपी। यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको एनडीपी है ना, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन, तो शुद्ध घरेलू उत्पाद है वो प्राप्त हो जाएगा। तो जीडीपी में से जब मूल्यह्रास घटाया जाता है, जीडीपी में से, जीडीपी अपन ने जान लिया किसी देश की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जितने भी लोग हैं एक उस देश की सीमा के भीतर रहते हैं, चाहे वो विदेशी हो चाहे भारतीय हो, जितना प्रोडक्शन करते हैं उसका मतलब एक तरह से मौद्रिक मूल्य होगा, है ना, वो क्या कहलाएगा, वो जीडीपी कहलाएगा, अर्थात सकल घरेलू उत्पाद, है ना, उस देश की बाउंड्री के अंदर जितना भी उत्पादन हुआ, वो वस्तु हो चाहे सेवा हो, उसका वो क्या है, जीडीपी है। जीडीपी में से अपन ने क्या घटाया, मूल्यह्रास घटा दिया, मूल्यह्रास है ना, डिप्रिसिएशन घटा दिया, तो अपन को क्या प्राप्त हो जाएगी, एनडीपी प्राप्त हो जाएगी। वो ये थोड़ा और रियलिस्टिक है, ये पहले जीडीपी से एनडीपी है, थोड़ा और रियलिस्टिक है, क्योंकि इससे तो अगर अपन काउंट करेंगे तो आकार बड़ा दिखेगा, क्योंकि हर चीज का वैल्यू बढ़ा हुआ दिख रहा है। इसमें से जैसे मूल्यह्रास वगैरह इस टाइप की चीजें घटा दी तो थोड़ा आकार है वो कम प्राप्त होगा, छोटा मिलेगा, लेकिन ये भी ज्यादा रियलिस्टिक नहीं है। इससे भी और बेहतर आंकड़े प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, और आगे का कॉन्सेप्ट है जैसे जीएनपी है ना, ग्रोस नेशनल प्रोडक्शन, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। किसी देश की जीडीपी में से जब देश की सीमा से बाहर अर्थात विदेशों से प्राप्त होने वाले शुद्ध कारक आय को जोड़ दिया जाता है तो वह जीएनपी कहलाएगा, वो जीएनपी कहलाएगा। जैसे जीडीपी अपन ने जाना था, अब जीडीपी में क्या होता है, खूब सारे भारत के लोग बाहर भी तो रहते हैं ना, भारतीय खूब सारे बाहर रहते हैं, वहां से भारतीय लोग क्या है बाहर विदेशों में भी रहते हैं, अब वो भी तो वहां पे कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं और वो पैसा वहां कमा रहे हैं, लेकिन वो क्या करेंगे, बाहर विदेशों में रहते हैं और वो क्या करेंगे, पैसा अपने देश में भेजेंगे। पैसा कहाँ भेजेंगे, भारत में भेज देते हैं, तो उस पैसे को तो ऐड करना पड़ेगा ना इसमें। खूब सारे लोग हैं विदेश में रहते हैं और वो क्या करते हैं, पैसा इंडिया में भेजते हैं, तो उसको ऐड करना पड़ेगा। मान लीजिएगा इस टाइप की खूब सारी बड़ी रकम है, वो इंडिया को प्रतिवर्ष प्राप्त होती है और भारत सबसे ज्यादा रिमेट्स प्राप्त करता है। भारतीय खूब सारे लोग रहते हैं, अमेरिका में, कनाडा में, खाड़ी देशों में खूब सारे रहते हैं, वहां से पैसा यहाँ पे भेजते रहते हैं अपने परिवारजनों को, उस पैसे को ऐड करना पड़ेगा, तब क्या मिलेगा, तब जीएनपी। अब ये ऐड करते समय क्या होगा, ऐड करते समय जो भारत में जो लोग रहते हैं और विदेश के हैं, भारत में भी तो खूब सारे विदेशी रहते होंगे ना, भारत में भी तो विदेशी लोग रहते हैं, उनकी जो वो क्या करेंगे, वो पैसा बाहर भेजेंगे, वो लोग बाहर भेजेंगे पैसा, विदेश में भेज देंगे, वो पैसे को कहां भेजेंगे, विदेश में भेज देंगे, तो ये अपन को घटाना पड़ेगा। ये तो प्लस कर देंगे, ये वाला जो पैसा आ रहा है इंडिया में वो तो अपन प्लस कर देंगे, ये वाला पैसा जो विदेश में जा रहा है उसको अपन को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तब अपन को क्या मिलेगा, तब अपन को जीएनपी प्राप्त होगी, है ना, ये सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त हो जाएगा एक तरह से। तो इसका सूत्र के रूप में पिरोए तो जीडीपी है ना, प्लस ये आप प्लस कर देंगे तब जीएनपी प्राप्त हो जाए। इसका मतलब क्या है, जो विदेशों से एक तरह से प्राप्त होने वाली है ना, विदेशों से प्राप्त जो आय है, विदेशों से प्राप्त जो आय है अर्थात बाहर से जो लोगों ने भेजी है, इसका मतलब ये है। तो इसको अगर अपन इस टाइप से निकाल लें, है ना, तो अपन को क्या प्राप्त हो जाएगा, ये इस टाइप से जीएनपी प्राप्त हो जाएगी, अर्थात ग्रोस नेट जो है ना नेशनल प्रोडक्शन है वो प्राप्त हो जाएगा। फिर इससे भी और ज्यादा मतलब अपन को विशुद्ध आंकड़े चाहिए, जो मतलब और कम आकार को और रियलिस्टिक आंकड़े दिखाए, तो उसके लिए अपन एनएनपी, जैसे वहां पे जीडीपी के बाद में जीएनपी था, वैसे यहाँ पे एनडीपी के बाद में एनएनपी है, अर्थात नेट नेशनल प्रोडक्शन। अब इसमें से जब मूल्यह्रास को घटा देंगे, जीएनपी में से अपन क्या करेंगे, मूल्यह्रास को घटा देंगे, इसका मतलब मूल्यह्रास, वहां मूल्यह्रास को घटाया तो यहाँ पे अपन ने मूल्यह्रास को घटाएंगे तो अपन को क्या प्राप्त होगा, एनएनपी प्राप्त होगा। मूल्यह्रास को अगर घटा दिया जाए तो उसे शुद्ध
ये और ज़्यादा शुद्ध हो जाएगा, क्योंकि वैल्यू किसी भी चीज़ की वैल्यू होती है, कोई भी चीज़ होती है, वस्तु है, प्रोडक्शन किया तो उसकी वैल्यू तो कम हो जाती है साल भर में, तो उसको क्या है घटाना पड़ेगा। उस मूल्यह्रास को, है ना, उस मूल्यह्रास को घिसावट, इसको अपन घिसावट भी कह सकते हैं, क्यों साल भर में बहुत सारी चीजें हैं वो घिस जाती है, घिसावट, तो इसको घिसावट कह सकते हैं, मूल्यह्रास कह सकते हैं। तो इसको घटाने से अपन को क्या मिल जाएगी, एनएनपी। तो एनएनपी किसी देश की राष्ट्रीय आय को आंकलित करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। ये ज़्यादा रियलिस्टिक होती है, ये ज़्यादा वास्तविक तस्वीर दिखाती है। ये क्या है, किसी देश की आर्थिक स्थिति की वास्तविक तस्वीर है, उसको प्रदर्शित करती है। वास्तविक तस्वीर है, इसके माध्यम से प्राप्त होती है, अर्थात इसके जो आंकड़े होते हैं वो ज़्यादा रियलिस्टिक आंकड़े हुआ करते हैं। तो ये अपन ने जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, और ये सिर्फ इसमें से मूल्यह्रास को घटाएंगे तब थोड़े और ज़्यादा रियलिस्टिक आंकड़े प्राप्त हो जाएंगे। तो ये समझ में आ गया होगा कि जो जीएनपी है उसमें से अपन मूल्यह्रास को घटाएंगे, अर्थात जो घिसावट होगी साल भर में, जैसे मशीन है, कोई ट्रैक्टर है, कोई कुछ भी चीज़ बनाई है, उसमें कुछ न कुछ घिसावट हो ही जाती है। पिछली बार उसका वैल्यू मान लीजिएगा कोई चीज़ 15 लाख की है, अब वो 15 लाख की नहीं होती है। अपन कोई गाड़ी खरीदते हैं, वो जिस रेट पे लेकर के आया, नेक्स्ट ईयर उसका कुछ परसेंटेज क्या होती है, उसमें घिसावट आ जाती है, वो उतने की नहीं रहती है। कोई भी चीज़ होती है उसमें क्या होता है, डिप्रिसिएशन या मूल्यह्रास होता है। तो उसको अगर वही पहले वाली वापस जोड़ दी जाए तब तो फिर क्या है, और आकार बड़ा दिखेगा, लेकिन वो रियल आकार नहीं होता है, क्योंकि वो उसमें मूल्यह्रास है, उसको घटाना पड़ेगा। और मूल्यह्रास को जब घटाएंगे अपन, तब अपन को एनएनपी अर्थात नेट नेशनल प्रोडक्शन है वो प्राप्त हो जाएगा। तो ये जो आंकड़े होते हैं एनएनपी, है ना, एनएनपी का मतलब क्या हुआ, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। शुद्ध एनएनपी का मतलब है नेट नेशनल प्रोडक्शन, अर्थात ये एक तरह से शुद्ध आंकड़े हुआ करते हैं, और किसी देश की राष्ट्रीय आय को आंकलित करने का, नेशनल इनकम को, है ना, ये वास्तविक तस्वीर दिखाएंगे। राष्ट्रीय आय की, राष्ट्रीय आय की वास्तविक तस्वीर अगर पता करना है रियल में, तो ये आंकड़े काम में लेना चाहिए। राष्ट्रीय आय की वास्तविक तस्वीर है वो इसके माध्यम से सामने आएगी। तो राष्ट्रीय आय की जो रियलिस्टिक तस्वीर है, चित्र है, वो एनएनपी के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। तो ये 3-4 कॉन्सेप्ट थे, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी और एनएनपी। दोनों में, तीनों चारों में अपन ने ब्रीफली लिखा हुआ भी आप लोगों के समझ में भी आया होगा, और किस प्रकार प्राप्त करते हैं वो भी समझ में आ गया होगा। कुछ और अवधारणाएं हैं राष्ट्रीय आय से संबंधित, उसमें एक है पीआई अर्थात व्यक्तिगत आय। व्यक्तिगत आय, ये इंडिविजुअल व्यक्ति की आय है, ये है इंडिविजुअल व्यक्ति की आय है। उसको जानने से पहले अपन, जैसे ये इंडिविजुअल व्यक्ति की आय, उससे पहले अपन प्रति व्यक्ति आय पे एक बार नजर डालते हैं। ये प्रति व्यक्ति आय है ना, प्रति व्यक्ति आय, इसको अपन कैसे ज्ञात करेंगे, टोटल जो राष्ट्रीय आय है, कुल राष्ट्रीय आय है, उसमें कुल जनसंख्या से भाग देंगे। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए मान लीजिएगा किसी देश की जनसंख्या है वो कितनी है, 10,000 है। कितनी जनसंख्या है, 10,000 है, राष्ट्रीय आय 10,000 है, और मान लीजिएगा जो देश की कुल जनसंख्या वो 1,000 है, मान लीजिएगा 1,000, और ये आय है। अब इसमें क्या होगा, एक व्यक्ति की आय कितनी हो जाएगी, एक व्यक्ति की आय, इससे भाग देंगे तो अपना आप ही क्या आ जाएगी, उस व्यक्ति की आय आ जाएगी। तो एनएनपी में, एनएनपी जो है उसमें कुल जनसंख्या से भाग देंगे तो व्यक्ति की आय आ जाएगी। हालांकि ये कोई रियलिस्टिक बहुत ज़्यादा तस्वीर, ये क्योंकि एक व्यक्ति के पास में खूब सारे, फॉर एग्जांपल जैसे ये तो अपन ने इस टाइप से टोटल जितनी एनएनपी आई देश की, उसमें पूरे देश की जनसंख्या से डिवाइड किया तो एक व्यक्ति के हिसाब से आ गई, पर कैपिटा इनकम आ गई, पर कैपिटा। लेकिन ये भी कोई रियलिस्टिक चीज तस्वीर नहीं दिखाएगी। क्यों कि जैसे अडानी या अंबानी है, उसकी आय आएगी वो तो कितनी होगी, उसके पास में खूब सारी इनकम है, और एक गरीब आदमी है उसके पास में बिल्कुल ही कम इनकम है। लेकिन इसके हिसाब से तो दोनों की बराबर बता देगा एक तरह से कि ये पर कैपिटा हिसाब से, तो ये भी कोई रियलिस्टिक आंकड़ा नहीं होता है। तो कई बार वास्तविक आय ज्ञात करने के लिए व्यक्तिगत आय है, पीआई है, वो ज्ञात की जाती है। वो कैसे ज्ञात करेंगे, जो नेशनल इनकम है, राष्ट्रीय आय है, उसमें वितरित लाभ घटाएंगे, कोई टैक्स वैक्स बनता है तो वो घटाएंगे, कोई सामाजिक सुरक्षा कटौती है उसको घटाएंगे, है ना। फिर निजी क्षेत्र द्वारा जो ब्याज
अदा किया गया वो हटाएंगे, प्लस कोई आपको प्राप्त तो होता है ऐसा कोई भुगतान वगैरह सरकार से या और आपको मिलता है उसको जोड़ देंगे तब, क्योंकि ये टैक्स वैक्स मान लीजिएगा एक व्यक्ति साल का 5 लाख रुपए कमाता है। कितनी इनकम है? 5 लाख रुपए उसकी आय है साल की, है ना, क्या है इनकम है उसकी, मान लीजिएगा साल भर की, उसकी साल भर की 5 लाख इनकम है। अब 5 लाख में से वो उसने क्या किया, जैसे उसको कोई टैक्स देना है, उसको टैक्स देना है, मान लीजिएगा 5 लाख उसकी इनकम है, उसमें से उसको टैक्स भी देना है ना, या कुछ और अन्य उसका मतलब कुछ जमा कराना है, कहीं ब्याज देना है, लोन दे रखा है ब्याज ऐसा कोई भी इस टाइप की चीज़ों को घटाना पड़ेगा, तब उसके पास में क्या बचेगी। क्योंकि 5 लाख उसने कमाया, लेकिन मान लीजिएगा लाख रुपए उसने क्या किया, ये मिला करके मान लीजिएगा 1 लाख हो गया, ये मिलाकर के क्या है 1 लाख का उसका खर्चा हो गया। तो ये 1 लाख ऐसे अगर देखें तो इस हिसाब से तो दिख रहा है कि 5 लाख उसकी इनकम है, लेकिन रियल में उसके पास में बचेगा कितना, रियल में तो ये घटाना पड़ेगा, 5 में से ये क्या करना पड़ेगा, ये 1 लाख अपन को घटाना पड़ेगा, तो उसके पास में रियल में आय कितनी बचेगी खर्च करने के योग्य, वो 4 लाख ही बचेगी। तो ये 4 लाख है वो क्या है, व्यक्तिगत आय होगी। सारा टैक्स वैक्स का इस टाइप का जो खर्चा होता है वो घटाने के बाद में जो बचती है, जैसे आपके पास में महीने के 50,000 रुपए से ले रही है, लेकिन आपको कुछ मान लीजिएगा आपको कुछ प्रीमियम चुकाना है, कुछ टैक्स चुकाना है या कुछ और है, वो निकालने के बाद में जो पैसा बचता है वही तो आप खर्च कर सकते हैं, वही तो आपका मतलब इंडिविजुअल इनकम है, तो वो आपकी व्यक्तिगत आय कहलाएगी। तो प्रति व्यक्ति आय को तो अपन राष्ट्रीय आय में जनसंख्या से भाग दे करके, और ये जनसंख्या जो होती है वो साल के बीच की जो जनसंख्या होती है उसको माना जाता है, कि साल के बीच में जो जनसंख्या है उसको माना जाता है, उससे डिवाइड करेंगे नेशनल इनकम को या एनएनपी को, तो उससे अपन को क्या प्राप्त हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय। हालांकि ये कोई उस टाइप से बहुत अच्छी तस्वीर ये दिखाती नहीं है, क्योंकि ये तो इनकम के हिसाब से सबको बराबर बना देती है। तो एक व्यक्ति जो मतलब करोड़ों में कमाता है वो भी उस हिसाब से बराबर दिखाएगा, जो एक बिल्कुल ही नहीं कमाता है उसके बराबर, तो ये तस्वीर अच्छे से नहीं बताती है। हाँ, ये वाला थोड़ा ठीक है, उसमें पीआई पर्सनल इनकम है, व्यक्तिगत आय है, उसमें अपन इस टाइप से सारा जो भी खर्चा वर्चा जो भी टैक्स वैक्स बनता है निकाल करके जो इनकम बचती है व्यक्ति के पास में उस पर नजर डालते हैं, तो वो व्यक्तिगत आय हो जाएगी। तो ये कुछ कॉन्सेप्चुअल महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट थे जो नेशनल इनकम से जुड़े हुए थे। आपके बेसिक जो जरूरी है वो सब चीजें अपन ने इसमें लिए, ज्यादा डीप में या डेप्थ में जाने की आवश्यकता भी है नहीं इसमें। अब इससे संबंधित गणना वगैरह कैसे करते हैं, राष्ट्रीय आय की मापन कैसे करेंगे कि भाई राष्ट्रीय आय में किसी है ना देश की राष्ट्रीय आय को मापने का क्या तरीका है। तो साइमन कुर्जेस करके एक अर्थशास्त्री थे, ये क्या थे, अर्थशास्त्री थे, और इनको इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ये जो अर्थशास्त्री है, अर्थशास्त्री थे, इनको बाद में इसी चीज के लिए इनके द्वारा ये कॉन्सेप्ट दिया गया था कि माप सकते हैं, इनको नोबेल भी मिला था, नोबेल प्राइज भी इनको मिला था, नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो ये एक सम्मानित अर्थशास्त्री है, इनके द्वारा ये दिया गया था। तो इसमें इन्होंने बताया कि 3 टाइप से अपन ज्ञात कर सकते हैं, एक उत्पादन विधि, एक आय विधि, एक व्यय विधि, है ना। ये 3 तरीके से अपन किसी देश की किसी अर्थव्यवस्था की जो राष्ट्रीय आय होती है उसको मापन सकते हैं या उसका मेजरमेंट कर सकते हैं। उत्पादन विधि में क्या होता है, उत्पादन में जितनी भी वस्तुओं का उत्पादन हुआ है ना, जितनी भी वस्तुओं का उत्पादन हुआ है, वस्तुओं का या सेवाओं का, सेवा भी हो सकती है, जरूरी नहीं हो केवल वस्तुएं ही हो, इनका जो उत्पादन हुआ है, जितनी भी वस्तुएं उत्पादित की गई है, उत्पादन प्रोडक्शन हुआ है, उसको जोड़ लिया जाएगा, है ना। जितना भी उत्पादन हुआ है उसका योग कर लिया जाएगा, उसका जो योग होगा वो क्या कहलाएगा, वो उत्पादन विधि के अंतर्गत आ जाएगा, है ना। तो जितना भी उत्पादन हुआ है देश भर में, है ना, देश की सीमा के अंदर अंदर जितनी भी वस्तुएं और सेवाएं हैं उत्पादित की गई है 1 साल के अंदर अंदर, वो सारा का सारा क्या कहलाएगा, वो उत्पादन विधि के अंदर। तो जितना उत्पादन हुआ अगर उसको जोड़ लिया जाए तो देश की क्या प्राप्त हो जाएगी, राष्ट्रीय आय प्राप्त हो जाएगी। एक मोटा मोटी देखें तो इस टाइप से कि जैसे कोई अर्थव्यवस्था है, कोई देश है, उसके अंदर उसकी बाउंड्री के अंदर साल भर में, है ना, उसकी सीमा के अंदर, उसकी सीमाएं जो है उसके अंतर्गत, है ना, एक अवधि, फिक्स अवधि में, अर्थात एक वित्त वर्ष में अवधि में जितना भी उत्पादन हुआ, जितना भी प्रोडक्शन हुआ, है ना, जितना भी प्रोडक्शन हुआ है उसको अगर जोड़ लिया जाए, उसको जितना भी प्रोडक्शन हुआ है, उत्पादन हुआ है, चाहे वो वस्तु हो चाहे सेवा हो, है ना, चाहे वस्तु हो चाहे सेवा हो, उसको अगर जोड़ लिया जाए तो अपन को क्या प्राप्त हो जाएगा, फिर अपन को क्या प्राप्त हो जाएगा,
इस उत्पादन विधि के माध्यम से राष्ट्रीय आय प्राप्त हो जाएगी। तो उत्पादन विधि के माध्यम से भी हम क्या कर सकते हैं, राष्ट्रीय आय की गणना कर सकते हैं। राष्ट्रीय आय की गणना है वो कर सकते हैं, राष्ट्रीय आय की गणना कर सकते हैं। दूसरी जो विधि है वो है आय विधि। तो जितने लोगों की आय है, जितनी भी आय है उसको जोड़ लिया जाए, है ना, जितनी भी लोग हैं, जितनी जनसंख्या है, जितने पॉपुलेशन है, सबकी इंडिविजुअल आय को जोड़ लिया जाए तो क्या प्राप्त हो जाएगा, राष्ट्रीय आय विधि होगा, है ना। फिर कितना खर्च किया गया है लोगों के द्वारा, है ना, कितना खर्च किया गया है ना, व्यय किया गया है, सारे खर्चे जोड़ लिए जाए, है ना, जितना भी खर्चा हुआ है साल भर में उस खर्चे को जोड़ने दिया जाए तो वो राष्ट्रीय आय के रूप में। तो ये 3 तरीके से अपन क्या कर सकते हैं। और ये साइमन कुज़नेट्स थे, अर्थशास्त्री थे, इकोनॉमिस्ट थे, इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था इसके लिए। तो इनके द्वारा ये विधियां दी गई थी कि इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, राष्ट्रीय आय की गणना कर सकते हैं। अब अपन थोड़ा थोड़ा इनको डिटेल में जान लेते हैं तीनों को ही। जैसे उत्पादन विधि, प्रोडक्शन मेथड, इसमें क्या करते हैं, इसमें एक वित्त वर्ष में उत्पादित जितनी भी अंतिम वस्तुएं और सेवाएं हैं, है ना, उनके मूल्यों को जोड़कर क्या करेंगे, राष्ट्रीय आय का आंकड़ा प्राप्त कर लेंगे। मतलब जितनी भी अर्थव्यवस्था में एक वित्त वर्ष में, है ना, कोई भी इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, कोई भी अर्थव्यवस्था है, उसमें मतलब एक फिक्स अवधि, तो अवधि को अपन क्या बोलते हैं, वित्त वर्ष। एक वित्त वर्ष में मतलब जितनी भी वस्तुएं उत्पादित हुई है, तो इसमें क्या अंतिम रूप से जो वस्तुएं होती है उसको जोड़ेंगे, है ना, अंतिम वस्तुएं और सेवाएं, वस्तु प्लस सेवा। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपने कपास या गन्ना बोया, खेत में क्या किया, गन्ना बोया, गन्ना आप बेच करके आ गए कहाँ पे, चीनी मिल वाले को आपने गन्ना बेच दिया, किसान को वैल्यू मिल गई। अब गन्ने का क्या करेगा चीनी मिल वाला, वो वहां पे शक्कर या चीनी बनाएगा, है ना। अब जो इसमें क्या है, गन्ने का वैल्यू नहीं जोड़ करके किसका जोड़ेंगे, चीनी कितनी बनी और उससे कितना वैल्यू प्राप्त होता है वो जोड़ा जाएगा, है ना। नहीं, इसमें दोहरी गणना की संभावना रहती है कि आपने क्या सेम चीज का पहले गन्ने का मूल्य जोड़ लिया, मान लीजिएगा एक बड़ा अमाउंट आ गया, फिर आपने क्या किया, उससे शक्कर बनी उसका और जोड़ लिया, तो क्या डबल दोहरी गणना हो जाएगी। एक ही वस्तु को क्या है आपने 2 बार काउंट कर लिया, तो वो रियलिस्टिक आंकड़े नहीं दिखाएंगे। तो इसमें क्या करते हैं, एक वित्त वर्ष में अंतिम वस्तु और सेवा का जो मौद्रिक मूल्य है, जो मूल्य है ना, उसको जोड़ेंगे, उसका मूल्य को जोड़ेंगे, है ना, उसका मूल्य है उसका योग किया जाएगा, है ना, उसका जो योग है टोटल है वो किया जाएगा। केवल जैसे अपन ने एग्जाम्पल लिया, जैसे आप कपास का मान लीजिएगा, आपने कपास बोया खेत में, आपने बेच दिया कपास को बाद में निकाल करके, लेकिन वहां कपास का वैल्यू नहीं जोड़ करके जब कपड़ा बन जाएगा, लास्ट जो प्रोडक्शन है उसको जोड़ा जाएगा। तो अंतिम वस्तु और सेवा है उसको जोड़ा जाता है ना, अंतिम वस्तु और सेवा का जो मूल्य है उसको जोड़ा जाएगा, वो क्या कहलाएगा, वो आपका एक तरह से उत्पादन विधि में। अब इसमें क्या होता है, दोहरी गणना की समस्या रहती है। इस विधि में क्या होता है, दोहरी गणना की समस्या हमेशा बनी रहती है, क्योंकि दोबारा गणना हो जाती है सेम चीज की, सेम ही एक ही वस्तु की क्या होती है। उत्पादन विधि से राष्ट्रीय आय की गणना में किसी वस्तु को 2 बार मूल्य जोड़ दिया जाता है ना, संभावना रहती है ऐसा, जिससे राष्ट्रीय आय का आकलन है गलत हो सकता है, क्योंकि आकार तो बढ़ा हुआ दिखाएगा लेकिन रियल में जो है आय थोड़ी बड़ी है। जैसे आपने गन्ने का भी वैल्यू जोड़ दिया, बाद में चीनी का भी वैल्यू जोड़ दिया, तो आकार तो बड़ा दिखाएगा, क्योंकि डबल एक ही वस्तु की क्या है, आपने 2 बार गिननी कर ली, 2 बार आपने क्या किया, गणित लगा ली, तो उससे आपका आकार बढ़ा हुआ दिखाएगा, है ना, इकोनॉमी का आकार बड़ा दिखाएगा, रियल में वो आकार होगा नहीं। तो इसमें यह समस्या रहती है, गलत होने की संभावना। अब इसका समाधान क्या है, तो इसका समाधान क्या है, सॉल्यूशन क्या है, दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए राष्ट्रीय आय की गणना में क्या किया जाता है, केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है वो ही जोड़ा जाता है। तो उदाहरण से अपन ने लिया, गन्ना और शक्कर का उदाहरण अपन ने लिया, है ना, समझने के लिए अपन ने उदाहरण लिया, जैसे
गन्ना का मूल्य नहीं जोड़ करके अपन किसका मूल्य जोड़ेंगे, जो चीनी होगी उसका मूल्य जोड़ेंगे, है ना। अपन किसका मूल्य जोड़ेंगे, चीनी का जो मूल्य होगा, जितनी चीनी बनी है उसका मूल्य को अपन जोड़ेंगे, गन्ने का मूल्य को अपन नहीं जोड़ेंगे, है ना। दोनों का नहीं जोड़ करके सिर्फ चीनी का जोड़ेंगे। चीनी का जो मूल्य होगा वो क्या है, अंतिम मूल्य होगा, अंतिम, है ना। अंतिम वस्तु क्या है, अंतिम वस्तु का मूल्य है ये, अंतिम वस्तु है ये गन्ना, है ना। चीनी है वो गन्ना तो प्राथमिक हो गई, चीनी है वो अंतिम वस्तु है, तो इसका मूल्य अपन को ऐड करना होता है। दोनों का मूल्य ऐड नहीं कर सकते। तो इसका समाधान ये है ना, इसका समाधान ये है कि दोहरी गणना नहीं की जाए, एक वस्तु है उसका जो अंतिम मूल्य है उसी को ऐड किया जाए, है ना। अंतिम जो मूल्य है या अंतिम जो वस्तु है उसी को ऐड किया जाए, उसी को जोड़ा जाए। तो उत्पादन विधि में अपन इस माध्यम से, है ना, इस माध्यम से जो भी आंकड़ा प्राप्त होगा वो क्या होगा, वो पूरी मतलब एक वित्त वर्ष में अंतिम वस्तुएं और सेवाएं जितनी भी प्रोडक्शन हुआ है अर्थव्यवस्था में उसको टोटल करेंगे तो अपन को क्या प्राप्त हो जाएगा, उत्पादन विधि के माध्यम से राष्ट्रीय आय प्राप्त हो जाएगी। क्या प्राप्त हो जाएगी, राष्ट्रीय आय है, इसके माध्यम से हम प्राप्त कर सकते हैं। राष्ट्रीय आय का जो आंकड़ा है वो प्राप्त हो जाएगा। तो राष्ट्रीय आय की गणना, है ना, राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए उत्पादन विधि का सहारा लिया जा सकता है, उत्पादन विधि का सहारा लिया जा सकता है। दूसरी है आय विधि, इनकम विधि। दूसरी क्या है, इनकम विधि या आय विधि। इस विधि में एक देश के उत्पादन के सभी साधनों को प्राप्त करने में, है ना, जितनी भी आय प्राप्त होती है वो राष्ट्रीय आय हो जाएगी। अब उत्पादन के साधन क्या क्या हो सकते हैं, तो जितने भी उत्पादन के साधन है, जैसे भूमि से अपन को कोई प्राप्त हुआ, भूमि से क्या प्राप्त हो सकता है, लगान प्राप्त हो सकता है ना। भूमि से जैसे किसी के पास में जमीन है तो जमीन को उसने क्या किराए पे दिया तो उसको लगान मिला तो वो जोड़ेंगे अपन। कोई किसी ने पूंजी है, किसी के पास में पैसा है, पूंजी है, तो उसको क्या मिलेगा, ब्याज मिल जाएगा, है ना। उसने निवेश किया या उसके पास में जो पैसा है उससे उसको उसने दिया आगे किसी को तो ब्याज मिल जाएगा। लेबर है किसी के पास में तो लेबर को क्या मिलेगी, वेतन और मजदूरी मिल जाएगी। किसी ने उद्यम लगा रखा है, साहस है किसी के अंदर, है ना, उद्यमशील एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब जिसने कोई फैक्ट्री या कोई उद्योग धंधा या कोई बिजनेस लगाया है तो उसने साहस किया है, उद्यम कर रहा है, तो उसको क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, है ना। व्यवसाय कर रहा है, व्यापार कर रहा है, व्यापार कर रहा है या व्यवसाय कर रहा है तो उसको प्रॉफिट होगा। इस प्रकार सकल घरेलू उत्पाद में, है ना, रेंट है, मतलब एक तरह से लगान है, रेंट है, इंटरेस्ट है ना, वेजेज अर्थात मजदूरी है, प्रॉफिट है, ये सब मिला करके, इन सब को अगर अपन मिला लेंगे, इन सब को मिलाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, एक तरह से वो जितनी भी आय हुई, जितनी भी आय हुई वो एक तरह से क्या हो जाएगी, ये जितने सबको अपन मिला लेंगे इस टाइप से, जितने भी ये सारी चीज़ें, तो अपन को क्या प्राप्त हो जाएगी, राष्ट्रीय आय है वो प्राप्त हो जाएगी। ये सबको मिलाने के बाद में अपन को क्या प्राप्त हो जाएगी, राष्ट्रीय आय प्राप्त हो जाएगी। तो ये आय विधि है, जितनी आय हुई वो अपन को टोटल कर लेंगे, इसका योग करते क्या हो जाएगा, वो राष्ट्रीय आय प्राप्त हो जाएगी। तो ये जो टोटल है, इनका योग है, टोटल है, वो किसी भी अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय के रूप में प्राप्त हो जाएगा, है ना। तो उत्पादन के जितने भी साधन है, उत्पादन के जैसे भूमि है, पूंजी है, श्रम है, उद्यम है, इनसे जितनी इनकम हुई, इनसे जो भी आय हुई, है ना, उनको जोड़ने से अपन को आय प्राप्त होगी। वो क्या कहलाएगी, वो राष्ट्रीय आय प्राप्त, है ना, वो राष्ट्रीय आय होगी। वो क्या होगी, राष्ट्रीय आय होगी। तो आय विधि से भी हम क्या कर सकते हैं, आय विधि के माध्यम से भी हम राष्ट्रीय आय की गणना कर सकते हैं, राष्ट्रीय आय की गणना कर सकते हैं, है ना, राष्ट्रीय आय की गणना कर सकते हैं। तो ये एक दूसरा तरीका है ना, उत्पादन विधि के अलावा ये दूसरा तरीका है राष्ट्रीय आय की गणना करने का। उसमें उत्पादन के जितने भी साधन हैं जिनके माध्यम से प्रोडक्शन होता है, जैसे जमीन है, जमीन पर लगान मिलता है, पूंजी है, पैसा है, किसी ने दे रखा है आगे तो उसको ब्याज मिलेगा, उसको जोड़ लेंगे। लेबर मजदूरी करता है, कहीं पे काम करता है तो उसको मजदूरी मिलती है, वेतन मिलता है। और कोई आप व्यापार करते हो, व्यवसाय करते हो, आपने बिजनेस लगा रखा है, उसको चलाते हो, है ना, तो आपको क्या मिलेगा, आपने क्योंकि आपने उद्यम किया है, आपने क्या कर रखा है, साहस किया है लगाने का, तो चलाने का, तो आपको क्या मिलेगा, आपको
प्रॉफिट मिलेगा, जितना भी प्रॉफिट होगा सारा खर्चा वर्चा निकालने के बाद में बचा हुआ वो आपका लाभ है। तो इन सब को जोड़ने के बाद में है ना सकल घरेलू उत्पाद अपन को प्राप्त हो जाएगा, एक तरह से राष्ट्रीय आय है वो प्राप्त हो जाएगी। हाँ, टोटल सबको, ग्रोस का मतलब सारा जोड़ लेना, टोटल कर लेना, डोमेस्टिक का मतलब घरेलू, अपनी देश की सीमा के भीतर जितना भी प्रोडक्शन हुआ है उसको जोड़ लिया तो वो क्या है, सकल हो जाएगा, टोटल हो जाएगा। तो ये दूसरा तरीका है जिसके माध्यम से अपन आय विधि, इसको आय विधि कहेंगे क्योंकि इसमें जितनी आय हुई उसको योग कर लिया गया और इसके माध्यम से राष्ट्रीय आय को गणना की गई। तीसरी और विधि है वो है व्यय विधि, अर्थात खर्चा जितना होता है उसके माध्यम से भी हम राष्ट्रीय आय की गणना कर सकते हैं। तो तीसरा जो तरीका है राष्ट्रीय आय की गणना करने का, राष्ट्रीय आय अर्थात नेशनल इनकम जो है उसकी गणना करने का एक और तरीका है वो है व्यय विधि। व्यय विधि, इस विधि में एक वित्त वर्ष में सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं पर जितना खर्चा हुआ है उसको जोड़ करके भी राष्ट्रीय आय को गणना की जा सकती है। सेम उसका पहले वाले का विपरीत है एक तरह से, है ना। जितना खर्चा, जितनी भी आपने वस्तुएं सेवाएं बनाई है तो वो हर एक की क्या होती है, कॉस्ट होती है, लागत होती है। चाहे आप कोई भी वस्तु बनाए, है ना, कोई भी वस्तु आप बनाए, चाहे कोई आप सेवा दे रहे हैं, आप सेवा दे रहे हैं तो इसकी क्या होती है, लागत होती है। क्या होती है, हर चीज की लागत होती है ना, हर चीज की क्या होती है, लागत। और कोई भी लागत होगी वो क्या है, अपने आप में खर्चा है, व्यय है ना। तो आपको कुछ व्यय करना पड़ता है, ऐसे कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। तो जो भी कॉस्ट है, लागत है, वो क्या है, आपका व्यय है। तो जितना खर्चा हुआ, लागत आई है, वो आप उसको अगर टोटल कर लेंगे तो भी आपको राष्ट्रीय आय प्राप्त हो जाएगी। कुल व्यय में अपन क्या क्या शामिल करेंगे, जैसे कंजप्शन, निजी जितना भी अंतिम उपभोग हुआ है, लोगों ने जितना भी खर्चा किया है, जैसे किसी व्यक्ति ने अपने कपड़ों पे खर्चा किया है, बुक्स पे खर्चा किया है, कुछ भी खर्चा किया है उसको जोड़ लो तो, है ना। फिर सकल निजी निवेश, किसी ने जैसे, है ना, आपने क्या किया है, कुछ पैसा आपने लगा दिया कहीं पे, निवेश किया है तो वो भी जोड़ेंगे। फिर सरकार द्वारा वस्तुओं पर जितना व्यय हुआ है वो जोड़ लो। पहले तो इंडिविजुअल का जोड़ लो, निजी को जोड़ लो, टोटल जितना लोगों ने खर्च किया है वो जोड़ लो। फिर सरकार के द्वारा जितना किया गया सरकारी खर्चा है उसको जोड़ लो, है ना। तो और फिर अपन ने क्या किया, जो निर्यात किया है, अपन ने निवल निर्यात किया है, उससे भी तो अपन ने क्या है, पैसा मिला है ना। बाहर अपन ने कोई चीज भेजी है, विदेश भेजी है, तो उससे भी अपन ने को क्या हुआ है, विदेश में कुछ भी भेजा है अपन ने विदेश में, तो उससे भी अपन को क्या मिला है, पैसा मिला है, प्राप्त हुआ है, तो उसको ऐड कर लो। इन सब को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, जितना भी है वो अपन का एक तरह से जितना खर्चा हुआ है उसका योग हो जाएगा, जितना भी व्यय हुआ है उसका योग हो जाएगा, उसका योग ही क्या हो जाएगा, उसके योग मतलब राष्ट्रीय आय हो जाएगा। तो ये इस टाइप से भी अपन राष्ट्रीय आय को गणना कर सकते हैं। तो जितना खर्चा हुआ है वो किसके बराबर होगा, वो राष्ट्रीय आय के बराबर होगा। साल भर में किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत एक फिक्स निश्चित अवधि में अपन क्या करते हैं, जितनी भी चीजें हैं उसके माध्यम से जो भी प्रोडक्शन अपन ने किया, कोई वस्तु सेवा का, उसकी कॉस्ट होती है। उसकी कॉस्ट मतलब आपने क्या किया, एक्सपेंडिचर किया है उसके लिए, और उसको टोटल जितना है उसको योग करेंगे तो अपन को क्या है, एक तरह से राष्ट्रीय आय मिल जाएगी। और उसको किसके माध्यम से प्राप्त किया अपन ने, व्यय विधि के माध्यम से। तो राष्ट्रीय आय की गणना का एक तरीका ये भी है कि अपन जितना खर्चा हुआ है उसको उस टाइप से टोटल कर ले तो वो क्या कहलाएगा, वो आपका व्यय विधि कहलाएगी। तो ये तीसरा तरीका है। तो ये तीन तरीके थे जिसके माध्यम से अपन किसी भी देश की जो नेशनल इनकम होती है उसको एक तरह से मेजरमेंट कर सकते हैं, उसकी गणना कर सकते हैं। फिर राष्ट्रीय आय की गणना में कुछ कठिनाइयाँ आती है। राष्ट्रीय आय की गणना में क्या क्या कठिनाइयाँ आती है उन पे एक नज़र डालते हैं। एक तो सभी चीज़ों का, या जैसे वस्तु है कोई या सेवा है तो उसका मौद्रिक मूल्य जो होता है ना, मौद्रिक मूल्य जानने में कठिनाई आती है। उसका रियल वैल्यू पता ही नहीं चलता है ना, कि रियल वैल्यू, मौद्रिक मूल्य कोई गणना कर सकते हैं। अब कोई मौद्रिक मूल्य की बिना अपन गणना कर ही नहीं सकते। मान लीजिएगा कोई ऐसी आपने कोई सेवा दी जिसका कोई मौद्रिक मूल्य ही नहीं है, तो उसको अपन कैसे काउंट करेंगे, क्योंकि इसमें तो क्या करते हैं, राष्ट्रीय आय में अपन ने जाना कि राष्ट्रीय आय जो है, जो राष्ट्रीय आय उसमें अपन क्या करते हैं, जो अंतिम वस्तु और सेवा होती है उसमें क्या करते हैं, उसका केवल मौद्रिक मूल्य को ही लेते हैं, जिसको मुद्रा में मापा जा सकता है। मौद्रिक मूल्य मतलब है ना, जिसको मुद्रा में मापा जा सकता है,
केवल मौद्रिक मूल्य है उसकी ही गणना करते हैं। कोई ऐसी चीज भी तो हो सकती है ना, ऐसी चीज भी तो हो सकती है जिसका मौद्रिक मूल्य ही नहीं हो, तो उसको इसमें शामिल नहीं कर सकते। और सभी वस्तु सेवाओं का मौद्रिक मूल्य जानने में भी बहुत सारी कठिनाइयां आती है, बहुत सारी कठिनाइयां आती है। फॉर एग्जाम्पल अपने यहाँ पे क्या होता है, आजकल तो फिर भी लेडीज लोग हैं, महिलाएं हैं, वो काम करने लग गई, कामकाजी महिलाओं की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। लेकिन पहले ट्रेडिशनल तरीके से अपने यहाँ पे इंडिया में क्या होता था, महिलाएं हैं घर का काम करती है, सिर्फ घर का काम करती है ना, वो होम मेकर के रूप में ही हुआ करती है, गृहिणी के रूप में होती है। अब गृहिणी के रूप में उनको कोई सैलरी तो मिलती नहीं है ना, गृहिणी के रूप में उनको, है ना, वो हाउस वाइफ के रूप में होती है, गृहिणी के रूप में उसको कोई सैलरी नहीं मिलती है। वो दिन भर काम तो करती है, कार्य तो करती है ना, कार्य तो करती है, लेकिन उसको वेतन थोड़े ना मिलता है, कोई वेतन उसको नहीं मिलता है, उसको काम के बदले कोई वेतन उसको नहीं मिलता है। लेकिन वो साल भर में कितनी आबादी है अपने इंडिया में महिलाओं की जो एज ए हाउस वाइफ काम करती है, खूब सारा काम करती है, सारा घर चलाती है ना, लेकिन कार्य खूब सारा करती है। अगर वही मजदूर के रूप में बाहर कहीं काम करे तो उसको पैसा मिलेगा, तो उसको मौद्रिक रूप से भुगतान हो रहा है, मौद्रिक रूप से भुगतान हो रहा है, इसका मतलब राष्ट्रीय आय में काउंट हो जाएगा। लेकिन इनका काम है वो कहीं पर भी काउंट नहीं होता है ना, क्योंकि उसका कोई मौद्रिक वैल्यू तो है नहीं। हाँ, उसका सामाजिक पारिवारिक और वो वैल्यू जरूर है उसका, क्योंकि अगर उसकी जगह कोई बाई को रखा जाए काम वाले तो फिर वो तो पैसा लेगी, जाहिर सी बात है ना। तो उसका जो वेतन वगैरह कुछ भी नहीं मिलता है, उस काम के बदले उसको कोई वेतन नहीं मिलता है। तो इस प्रकार की बहुत सारी समस्याएं हैं वो राष्ट्रीय आय की गणना करने में आती है, क्योंकि कुछ वस्तुओं का मौद्रिक मूल्य जान ही नहीं पाते हैं, लगा ही नहीं पाते हैं, तो एक तरह से ये इस टाइप की समस्या आती है। फिर जो ट्रांसफरेबल आय है और उत्पादक आय में भेद करना भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। भाई अपन किस चीज को ये मानेंगे कि यहाँ से बाहर गई है, पता ही नहीं रहता है बहुत बार चीजों का, है ना, तो वो प्रॉब्लम आती है। ट्रांसफर कौन सी करनी है, उत्पादक आय में भेद करना, मतलब ऐसी बहुत सारी इनकम होती है जिसको अपन ने वापस प्रोडक्शन के लिए ही लगा दिया गया है, तो उसका भी पता नहीं चलता है, तो ये प्रॉब्लम आती है। दूसरी, राष्ट्रीय आय को मापने की अनेक विधियां हैं। अपन ने अभी 3 विधियों का तो जिक्र किया था, है ना, एक तो उत्पादन विधि, इसके अलावा भी और विधियां हैं, है ना, उत्पादन विधि, फिर व्यय विधि, इन तीनों के बारे में अभी अपन जाने थे, और आय विधि। तो इस प्रकार की खूब सारी विधि है ना, खूब सारे मेथड है। तो अब इनके में भी कंफ्यूजन रहता है कि किसके माध्यम से काउंट करें और कौन सा बेटर है, तो ये भी प्रॉब्लम करता है। फिर राष्ट्रीय आय संबंधी आंकड़ों का भी अभाव है, मतलब इस प्रकार के जो नेशनल इनकम से रिलेटेड जो डेटा है, आंकड़े हैं, उनका भी अपने यहाँ पे क्या है, अभाव है। उनका भी प्रॉपर मतलब एक तरह से वो सही रियलिस्टिक आंकड़े नहीं हुआ करते हैं। दोहरी गणना की समस्या है, दोहरी गणना की समस्या है। मध्यवर्ती वस्तुओं का तो मूल्य है ना, उनकी समस्या है। तो अपन जैसे अभी गन्ने का उदाहरण लिया था, कपास का उदाहरण लिया था, है ना, तो इस टाइप से कई बार क्या होता है, डबल काउंटिंग हो गई, तो वो समस्या करेगी। बहुत सारी चीजें रॉ मटेरियल के रूप में यूज होती है, रॉ मटेरियल के रूप में यूज होती है। जैसे पत्थर है, उसको मतलब खदान से निकाला, माइन से निकाला, आपने क्या किया, उसको बेच दिया मान लीजिएगा आगे, है ना, तो वो वहाँ पे वैल्यू हो गई उसकी एक। और उसके बाद में मान लीजिएगा उसका कोई मूर्ति बनती हो, उस मूर्ति की जो वैल्यू होगी वो और अलग वैल्यू होगी, तो यहाँ पे अपन को पता ही नहीं चलता है ना। इस टाइप की बहुत सारी ये समस्या आती है। स्टॉक के मूल्यांकन की समस्या है, बहुत सारा स्टॉक पड़ा रहता है ना, स्टॉक होता है, जैसे आपने भंडार कर रखा है, स्टॉक है आपके पास में, है ना, रिजर्व के रूप में पड़ा है। अब उसका वैल्यू कैसे लगाएंगे, क्योंकि इसमें तो किसका वैल्यू आता है, केवल अंतिम वस्तु, और आपके पास में मतलब एक तरह से अंतिम रूप से जो वस्तु बन चुकी है, सेवा जो अंतिम रूप से प्राप्त हो चुकी है, उसका वैल्यू काउंट करेंगे। तो स्टॉक है वो तो पड़ा है आपके पास में रिजर्व के रूप में, उसका वैल्यू कैसे लगाएंगे, उसका वैल्यू आपके पास में सही प्रॉपर लगता ही नहीं है ना, उसकी वैल्यू की समस्या आती है। फिर मूल्यह्रास का जो मूल्यांकन है उसकी समस्या भी आती है ना। मूल्यह्रास हुआ लेकिन कितना हुआ, हर चीज में बराबर तो नहीं हो सकता, मूल्यह्रास कितना किस में हुआ वो भी समस्या आती है। तो इस प्रकार की है ना मूल्यह्रास की जो समस्या है वो अपन ने जाना, अभी समझा था जैसे, क्योंकि गिसावट तो होती है, मूल्यह्रास का मतलब क्या है, गिसावट, तो गिसावट तो होती है, उसमें हर चीज में गिसावट होती है, कब, है ना, लेकिन किस में कितनी हुई और किस परसेंटेज से हुई, क्योंकि हर चीज में अलग अलग तरीके से कम होता है वैल्यू, है ना, हर कंपनी के हिसाब से वैल्यू कम होता है, हर एक की अपने ब्रांड की वैल्यू होती है, उसको भी देखा जाता है। तो इसको मूल्यांकन कैसे करें, मूल्यह्रास का जो मूल्यह्रास गिसावट है उसका आकलन कैसे करें कि इतना
ये कम हुआ है, उसके आंकलन की समस्या है ना, उसका प्रॉपर आंकलन हो ही नहीं पाता है, उसका वैल्यूएशन हो नहीं पाता है प्रॉपर, तो वो भी दिक्कत करता है ना। तो इस टाइप से बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी कठिनाइयां हैं, वो अपन को आती है किसमें, राष्ट्रीय आय की गणना करते समय। तो राष्ट्रीय आय की गणना करते समय बहुत सारी समस्याओं का हम सामना करते हैं, और वो समस्याएं क्या क्या है, तो अपन ने ये जाना कि इस प्रकार की खूब सारी समस्याएं हैं वो अपन के सामने आती है राष्ट्रीय आय की गणना करते समय। तो एक तो मौद्रिक मूल्य जानने में कठिनाई आती है ना, सबसे पहले तो कि किसी चीज़ की मौद्रिक वैल्यू अर्थात तो जिसको मुद्रा में मापा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिसको मुद्रा में मापा ही नहीं जा सकता। अपन ने एक उदाहरण लिया गृहिणी का, है ना, जो अपने यहाँ पे घरों में काम करती है महिलाएं होती है, अपनी माताएं बहनें होती है, उनका कोई वेतन वगैरह नहीं होता है, वो ऐसे ही काम करती है घर पे, तो उनका तो वैल्यू जोड़ा ही नहीं जाता यहाँ पे, है ना, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। फिर ट्रांसफरेबल आय होती है, प्रोडक्टिव आय होती है, उसमें भेद करना है ना प्रॉब्लम हो जाता है, कई बार वहाँ पे पता नहीं चलता है, रियल आंकड़े नहीं आ पाते हैं। मापने की अनेक विधियां हैं, बहुत सारी विधियां हैं, इसकी वजह से भी प्रॉब्लम होती है। अलग अलग विधि से अलग अलग आपके मेथड से क्या होगा, अलग अलग आंकड़े आएंगे, तो प्रॉपर आंकड़े नहीं आ पाते हैं। फिर अब आपने यहाँ पे डेटा है, जो आंकड़े हैं, है ना, जो डेटा है अपने पास में उसका भी अभाव है, प्रॉपर डेटा का अभाव है हमारे पास में। फिर दोहरी गणना की समस्या रहती है, जैसे अपन ने दोहरी गणना में उदाहरण लिया था, गन्ना का लिया था, है ना, गन्ना का और गन्ने से जैसे चीनी का उदाहरण लिया था, कपास कपड़े का उदाहरण लिया था, पत्थर और मूर्ति का उदाहरण लिया। तो इस टाइप से किसकी वैल्यू को जोड़े, दोहरी गणना की प्रॉब्लम बनी रहती है। डबल जब काउंट कर लिया किसी को तो वो जो आंकड़े प्राप्त होंगे वो रियलिस्टिक नहीं होंगे, वास्तविक आंकड़े नहीं होंगे, वो बढ़ा चढ़ा करके दिखाए हुए आंकड़े होंगे। फिर जो स्टॉक होता है अपने पास में उसकी वैल्यू का किस हिसाब से माने, उसको अंतिम माने कि नहीं माने, है ना, वो दिक्कत रहती है। फिर मूल्यह्रास जो होता है उस मूल्यह्रास का मूल्यांकन कैसे किया जाए, किसी में 10% हुआ, किसी में 5% हुआ, किसी में मान लीजिएगा नहीं हुआ, कम हुआ, ज़्यादा हुआ, ये प्रॉब्लम आती है। तो राष्ट्रीय आय की गणना करते समय बहुत सारी समस्याएं हैं वो हमारे सामने आती है। तो एक ये इंडियन इकोनॉमी में अपना महत्वपूर्ण टॉपिक था नेशनल इनकम से जुड़ा हुआ। तो नेशनल इनकम क्या होती है, कैसे प्राप्त करते हैं, उसमें कौन कौन सी कॉन्सेप्ट थे वो अपन ने आज, जैसे जीडीपी, जीएनपी है, एनडीपी है, एनएनपी है, प्रति व्यक्ति आय है, वो सब अपन ने ब्रीफली जाना, कोशिश की उनको समझने की कि किस टाइप से। तो यहाँ से क्वेश्चंस वगैरह इस टाइप से कुछ पूछ भी सकते हैं आपसे, और उम्मीद करता हूँ कि जो आपकी समझ थी इस राष्ट्रीय आय से संबंधित वो पहले से और बेहतर हुई होगी। तो फिलहाल इस क्लास में इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।